नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी ये बीएससी एजी एग्रो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का जो आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन शेड्यूलिंग। आज हम इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हमारे क्लास की शुरुआत होती है इरिगेशन शेड्यूलिंग से। इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। सिंचाई, इरिगेशन या सिंचाई, सिंचाई क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है इरिगेशन यानी सिंचाई। तो अगर सिंचाई के बारे में पूछा जाए उसकी डिफिनेशन की सिंचाई क्या है, तो भूमि में कृत्रिम रूप से पानी देने को सिंचाई कहते हैं। सीधा सीधा ऐसे हम समझते हैं कि भूमि में यानी कि जमीन में, मिट्टी में कृत्रिम रूप से या मानव द्वारा या फिर नल द्वारा, पंपिंग सेट द्वारा, कुएं द्वारा, नदी तालाब द्वारा कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। मिट्टी में कृत्रिम रूप से या भूमि को कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्या क्या है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो सिंचाई की विधि है सतही सिंचाई। कौन सी सिंचाई? सतही सिंचाई। यह सिंचाई की सबसे पुरानी एवं प्रचलित विधि है। कौन सी? ये सतही सिंचाई विधि जो है यह सबसे पुरानी एवं प्रचलित विधि है। यह जो है देश में लगभग 95% सिंचाई का कार्य इसी विधि से किया जाता है। जो सतही विधि की सिंचाई है, देश में लगभग 95% सिंचाई सतही विधि से ही की जाती है। इस विधि में सिंचाई को सतह पर किया जाता है। ये जो सतही विधि है, इस विधि में सिंचाई जो है सतह पे सिंचाई की जाती है। तो इसके निम्न प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला जो है बाढ़ या उत्प्लावन विधि। क्या? बाढ़ या उत्प्लावन विधि। बाढ़ या उत्प्लावन विधि यह सबसे पुरानी व अवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? पहले हमने देखा सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों में पहला हमने जाना सतही विधि। सतही विधि के अंतर्गत अब कौन कौन सी सिंचाइयां होती है, कौन कौन सी विधियां आती हैं उसके बारे में। तो पहला जो है उसमें बाढ़ या उत्प्लावन विधि। क्या? बाढ़ या उत्प्लावन विधि यह जो है सबसे पुरानी और अवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में डाल के द्वारा पानी खेत में पहुंचता है, जिसके लिए भूमि का समतल होना आवश्यक नहीं है। यह जल स्रोत बाढ़ एवं सस्ती होने पर उपयोग की जाती है। यह जो है बाढ़ के द्वारा पानी खेत में, या इस विधि में बाढ़ के द्वारा पानी खेत में पहुंचता है, जिसके लिए भूमि का समतल होना आवश्यक नहीं होता है। यह जो है बाढ़, जैसे कि जानते हैं बाढ़ पानी का बहुत अधिक मात्रा में पानी हो जाना और उसके बाद एक तरफ से पानी का बढ़ते हुए जाना। यह जल स्रोत का बड़ा एवं सस्ता होने पर उपयोग की जाती है। क्या? जहाँ पे जल बहुत अधिक हो, जब जल की मात्रा बहुत अधिक हो तो ये जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है चेक बेसिंग या क्यारी विधि। क्या? चेक बेसिंग या क्यारी विधि। इस विधि में सिंचाई के लिए खेत को क्यारियों में बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। आज के हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं सूरज जी, आजकल उनका ध्यान पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक उनकी तरफ से हो जा रही है। चेक बेसन विधि या क्यारी विधि। इस विधि में सिंचाई के लिए खेत को क्यारियों में बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है? खेत को क्यारियों में बांट दिया जाता है। इसमें पानी को अधिक दिनों तक जो ये विधि है, जब चेक बेसिन या क्यारी विधि, इस विधि में क्या करते हैं, खेत को क्यारियों में बांट दिया जाता है। तो फिर इसमें क्या है कि पानी अधिक समय तक रोका जा सकता है। जब पानी को खेत को क्यारियों में बांट दिया जाएगा तो वहां पे पानी को अधिक समय तक रोका जा सकता है। अगला जो है, अगली विधि है सीमांत पट्टी विधि। कौन सी विधि? सीमांत पट्टी विधि। खेत की लंबाई तथा ढाल की दिशा की ओर लंबी पट्टियां विभाजित की जाती हैं। क्या किया जाता है? जैसे कि खेत है, खेत की लंबाई की तरफ से एक लंबी पट्टियां, खेत की लंबाई और ढाल की दिशा में लंबी पट्टियां विभाजित की जाती हैं तथा ढाल 0.5% तक रखा जाता है। कितना? जो ढाल होता है वो 0.5% रखा जाता है और ये ढाल की दिशा की ओर लंबी पट्टियां विभाजित की जाती हैं। ऐसे लंबी लंबी पट्टियां ढाल की दिशा में बनाई जाती हैं पानी पे रोक लगाने के लिए। अगला जो विधि है कौन सी है? कूंड विधि। कौन सी है? कूंड विधि। जिन फसलों को मेड़ या परोह में लगाया जाता है। क्या? जिन फसलों को मेड़ या परोह में लगाया जाता है। मेड़ या परोह मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आलू की खेती की जाती है तो
या फिर पेड़ी लगाई जाती है जिन फसलों की, तो जिन फसलों में मेड़ या प्रो विधि में लगाया जाता है, जैसे कि गन्ना हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गई। कौन सी फसलें? गन्ना हो गई, आलू हो गई, मक्का हो गई। ये सारी फसलें जो हैं उन्हें कूड़ विधि के द्वारा पानी दिया जाता है। गन्ना, आलू और मक्का की जो फसलें होती हैं उनमें कूड़ विधि द्वारा पानी दिया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो दूसरा जो है अधोसतही विधि। कौन सी विधि है? अधोसतही विधि। इस विधि का उपयोग वहां पे किया जाता है, अधोसतही विधि। इस विधि का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां अधोसतह कठोर होती है। क्या होती है? जहां पे मिट्टी की सतह जो होती है वो कठोर होती है। यह विधि भूमि के लिए उपयोगी होती है। ऐसी भूमि के जो ये अधोसतही विधि होती है, ऐसी भूमियों के लिए उपयोगी होती है जहां जल धारण क्षमता कम एवं अंतः स्पंदन ज्यादा होता है। क्या होता है? मिट्टी की ये अधोसतही विधि द्वारा, अधोसतही विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां पे मृदा जो है, जहां पे अधोसतही, जहां पे मृदा जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होता है? मृदा जल धारण क्षमता कम होती है लेकिन अंतः स्पंदन ज्यादा होता है। यानी कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है, अंतः स्पंदन अधिक होता है। यह भारत में ज्यादा प्रचलित नहीं है। जो अधोसतही विधि है ये भारत में नहीं है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में जैसे कि गुजरात और केरल में सुपारी व नारियल के लिए किया जाता है। कौन सी खेती के लिए? सुपारी या नारियल। सुपारी या नारियल की खेती के लिए अधोसतही विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि थोड़ी सी महंगी भी है। अगला जो है बौछारी या स्प्रिंकलर विधि। कौन सी? बौछारी या स्प्रिंकलर विधि। यह विधि, ये बौछारी या स्प्रिंकलर विधि, जैसे देखा होगा आपने बौछारी विधि, या फिर कहीं कहीं हमने देखा है कि जैसे कि एक स्प्रिंकलर लगाया जाता है, उसके यहाँ पे नोजल लगी होती है, तो पानी चारों तरफ बौछार से ऐसे चारों तरफ फैलता है, तो इस विधि को बौछारी या स्प्रिंकलर विधि कहा जाता है। यह विधि शक्ति चलित होती है जिसमें पानी दबाव से स्प्रे के रूप में किया जाता है। क्या? इस विधि में जो पानी है वो दबाव से स्प्रे के रूप में किया जाता है। असमतल और बलुई में स्प्रिंकलर विधि सबसे उपयुक्त होती है। स्प्रिंकलर विधि उन क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि होती है जहां पे उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां पे बलुई मिट्टी होती है, या फिर वह क्षेत्र, वहां की उस क्षेत्र की मिट्टी जो है असमतल होती है। असमतल जहां पे मिट्टी पाई जाती है, असमतल क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग होता है, या सबसे अधिक हरियाणा में प्रचलित है, या हार्वेगेशन के लिए भी उपयुक्त है। तो ये जो बौछारी स्प्रिंकलर होती है ये थोड़ी सी महंगी होती है, और ये शक्ति चलित द्वारा, शक्ति चलित या मोटर के द्वारा जो है ये विधि उपयोग में लाई जाती है, बौछारी विधि। अगला जो है टपक या ड्रिप विधि। कौन सी? टपक या ड्रिप विधि। इस विधि में क्या होता है टपक या ड्रिप विधि में, कि जैसे कि ये हमारे प्लांट हो गए, ये पौधे हो गए हमारे खेतों में, तो यहाँ पे पाइप ऐसे लगा दी जाती है। हर पौधे के पास पाइप में एक छिद्र कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? हर पौधे के पास पाइप में एक छिद्र कर दिया जाता है। उस छिद्र के माध्यम से पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के पास गिरता रहता है। तो इस विधि को टपक विधि कहते हैं या फिर ड्रिप विधि कहते हैं। यह सबसे आधुनिक विधि है। कौन सी? ये टपक या ड्रिप विधि सबसे आधुनिक यानी नई विधि है, और इस विधि में जो है थोड़ा लागत तो आती है, लेकिन ये विधि जो है, इस विधि में पानी का हम जो है बचाव कर सकते हैं। पानी की कम मात्रा में पानी का खर्च होता है इस विधि में। इसका विकास इजराइल से हुआ। कहां से हुआ? इजराइल। किस देश से? टपक या ड्रिप विधि का विकास, जो टपक या ड्रिप विधि सिंचाई की विधि है, इसका जो विकास है इजराइल से हुआ। यह जल अभाव और लवण प्रभावित स्थानों के लिए उपयुक्त होता है। टपक विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है। टपक विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर पानी की कमी हो या फिर लवणीय या मृदा हो, उन क्षेत्रों में किया जाता है। लवण प्रभावित स्थानों पर की उपयुक्त होता है। इस विधि में पानी जड़ क्षेत्र तक बूंदों के रूप में पहुंचता है। इसका जल उपयोग क्षमता 70 से 90% तक या इससे भी अधिक होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस विधि में पौधों के पास, ये जो विधि है टपक या सिंचाई विधि, टपक या ड्रिप विधि, इस विधि में ऐसे पाइप होती है, जैसे कि हमारे ये प्लांट हो गए, जहां जहां पे प्लांट हमारे हैं, तो ये पाइप जो है, पाइप में छिद्र कर दिया जाता है और पानी बूंद बूंद करके सीधा हमारे पौधों की जड़ों के पास गिरता रहता है। इस विधि में जो है पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है। इस विधि में
इसमें बाढ़ विधि की तुलना में 2 से 250 गुना क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। क्या किया जाता है, अगर इस विधि का प्रयोग करें, हम टपक विधि का प्रयोग करें, तो बाढ़ विधि के द्वारा जितना पानी खर्च होता है उसकी अपेक्षा हम अगर टपक विधि से सिंचाई करें तो लगभग 2 से ढाई गुना अधिक क्षेत्रों की खेती कर सकते हैं। इसके द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जब पानी हमारे पौधों के पास बूंद बूंद करके गिरेगा तो खरपतवारों के पास तो पानी पहुंचेगा नहीं, तो हमारे पौधे जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, जो खरपतवार होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से खरपतवारों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे सिंचाई के निर्धारण के सिद्धांत। सिंचाई के निर्धारण के क्या क्या सिद्धांत हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पौधे के संपूर्ण जीवन काल में दैहिक तथा उपापचय की क्रियाओं के सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के निर्धारण का सिद्धांत, पौधों का संपूर्ण जीवन काल, क्या पौधों के संपूर्ण जीवन काल को संपन्न करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जो पौधे होते हैं उनके पूरे जीवन काल को, संपूर्ण जीवन काल को जो है संपन्न करने के लिए, सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अतः अगर पौधों को पानी के अभाव में यह क्रियाएं सुचारू रूप से ना हो पाए, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे पौधों को सुचारू रूप से पानी ना मिले तो उनकी वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधों में होने वाली इन क्रियाओं के कारण मृदा से नमी का अवशोषण होता है। क्या होता है, पौधे में जो ये क्रियाएं होती हैं, पौधों में उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, इसके द्वारा, इन क्रियाओं के कारण मृदा नमी का अवशोषण भी होता है। जो मृदा में नमी होती है, पानी द्वारा मृदा में जो नमी होती है, पौधे अपने जड़ों द्वारा उसका अवशोषण करते हैं या फिर उसको अवशोषित करते हैं, खींचते हैं, जिससे मृदा में पानी की मात्रा निरंतर घटती रहती है तथा सिंचाई का निर्धारण करते हैं। जब पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से नमी को अवशोषण करेंगे मृदा नमी का, तो वो मृदा से पानी की कमी हो, निरंतरता पानी का कमी जो है या फिर नमी जो है वो घटती चली जाती है। समय पर निर्धारण करते हैं, मुख्यतः 2 बातें हैं निर्धारण करने के, एक तो सिंचाई कब की जाए और दूसरा कितनी की जाए। निरंतरता सिंचाई के निर्धारण करते समय जो है हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, एक तो सिंचाई कब कर रहे हैं और दूसरा कितनी सिंचाई की जाए। आइए हम बात करेंगे। हमें ध्यान में यह रखना होगा कि फसल की सिंचाई की निश्चित अवस्था आने पर ही जो फसल है हमारी, उसको जब निश्चित अवस्था आ जाए, जब ऐसा लगे कि हमारे फसल को एकदम से पानी की ज़रूरत है, तभी सिंचाई करनी चाहिए। अन्यथा लाभ के बजाय हानि होगा कि अगर हम पौधों को हमेशा पानी देते रहें तो अधिक मात्रा में पानी देने पर भी हमारे पौधों के वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ेगा। कम या अधिक मात्रा पर पानी, अगर ज़्यादा मात्रा में पानी दे देंगे तब भी पौधों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या फिर कम मात्रा में पानी देने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सिंचाई के निर्धारण की विधियां, आइए हम बात करेंगे सिंचाई के निर्धारण की विधियां। तो सिंचाई के निर्धारण की विधियां क्या क्या है, तो जलवायु संबंधित आंकड़ों के आधार पर, पहला जो हम सिंचाई के निर्धारण की विधियों की बात करें तो जलवायु संबंधी आंकड़ों के आधार पर सिंचाई का निर्धारण करने को क्लाइमेटिकल अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइमेटिकल अप्रोच कहते हैं, यानी कि जलवायु संबंधित आंकड़ों के द्वारा सिंचाई का निर्धारण। इसके लिए 2 विधियां हैं, पहला अनुपात विधि, दूसरा है डिब्बा वाष्पीकरण विधि। कौन सी, हम सिंचाई का निर्धारण की विधियां कैसे करते हैं, तो जलवायु संबंधी आंकड़ों के आधार पर करते हैं। उसमें 2 विधियां हैं, अनुपात विधि एवं डिब्बा वाष्पीकरण विधि। अनुपात विधि या फिर डिब्बा वाष्पीकरण। अगला जो है मृदा नमी क्षय के आधार पे, दूसरी जो विधि है मृदा नमी क्षय के आधार पे विभिन्न फसलों की आकारकीय, जल प्रणाली, पत्तियों की स्थिति, क्या आकारकीय, जल प्रणाली, पत्तियों की स्थिति, जीवन काल आदि भिन्न भिन्न होने के कारण जो पौधे होते हैं, हर पौधों का जीवन काल अलग अलग होता है, कम या फिर ज़्यादा होता है उनकी स्थिति। जीवन काल की भिन्न भिन्न स्थिति होने के कारण उनकी जल की आवश्यकता तथा जल संवेदना भी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न फसलों में अज्ञातित उपलब्ध जल हास्य का स्तर, यानी कि जो अलग अलग फसलें हैं उनमें अलग अलग टाइम पर मृदा जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है, मृदा जल की आवश्यकता होती है। तो आइए हम बात देखते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, कपास, गेहूं, गन्ना,
कपास मक्का की बात करें तो इसमें 50%, क्या 50%। आलू की बात करें, आलू तंबाकू में 25%, बरसी में धान में 0%, मटर और गन्ना में 65% और बाजरा में लगभग 75% तक होता है। पौधों की वृद्धि की क्रांतिक अवस्था के आधार पे जो पौधे होते हैं हमारे, पौधों की वृद्धि जो है उनकी पौधों की वृद्धि की क्रांतिक अवस्था के आधार पे, तो सामान्य दशाओं में कृषकों द्वारा फसलों की वृद्धि की आवश्यकताओं में पौधों के जल की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जो सामान्य दशा होती है एकदम नॉर्मल, उसमें पौधों को जो है पौधों को सामान्य दशाओं में कृषकों द्वारा यानी किसानों के द्वारा फसलों की वृद्धि की अवस्था में पौधों को जल की अधिक आवश्यकता होती है। जो पौधे हैं जब वो वृद्धि की अवस्था में होंगे तो उनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे के जीवन काल में विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? हर पौधा जो है, हर पौधे के जीवन काल में विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। अतः जल विकास की अवस्थाओं पर पर्याप्त होना जरूरी है। जब पौधे के विकास की अवस्था होगी तो उस टाइम पे जल का होना, पर्याप्त मात्रा में जल का होना बेहद ही जरूरी होता है, बेहद ही आवश्यक होता है। पौधों के विभिन्न विकास अवस्थाओं में जिन अवस्थाओं पर सिंचाई न करने पर सर्वाधिक हास्य होता है उसे पौधे की क्रांतिक अवस्था कहते हैं। पौधे की क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं? फिर से हम देखेंगे पौधे की क्रांतिक अवस्था। तो पौधों के विभिन्न विकास अवस्थाओं में, क्या पौधों के विभिन्न विकास अवस्थाओं में जिन अवस्थाओं में विभिन्न विकास जो पौधे होते हैं उनके भिन्न भिन्न विकास अवस्थाएं होती हैं, तो जिन अवस्थाओं पर सिंचाई न करने से सर्वाधिक हास्य होता है। पौधों के जिन अवस्थाओं पे सिंचाई न करने पर या कम करने पर सबसे अधिक हास्य होता है उसे ही पौधे की क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों की क्रांतिक अवस्था, इसी प्रक्रिया को, इसी अवस्था को कहते हैं। सिंचाई निर्धारण की मिश्रित विधि। अगला जो हम देख रहे हैं सिंचाई निर्धारण की मिश्रित विधि। सिंचाई निर्धारण की यह विधि जलवायु एवं मृदा नमी क्षय विधि का सम्मिलित रूप है। क्या है? जलवायु या जो क्लाइमेटिक अप्रोच के बारे में हमने बात करी सबसे पहले, उसके बाद मृदा नमी क्षय विधि, दोनों का सम्मिलित रूप है। इस विधि में हम दोनों को महत्व देते हैं। यह जो विधि है सिंचाई निर्धारण की मिश्रित विधि, यह सबसे सर्वोत्तम विधि है। अगला जो है सूचक पौधे द्वारा मृदा नमी का निर्धारण। सूचक पौधों के द्वारा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नमी की कमी के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मृदा की नमी की कमी को लक्षण को प्रदर्शित भी करते हैं। उन पौधों को हम सूचक पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक पौधे। सूचक पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो नमी की मात्रा के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, हम उन्हें सूचक पौधे कहते हैं। मुख्य खेत में हम 3 से 4 जगह सूचक पौधे जैसे सूरजमुखी की बुआई कर देते हैं। यदि सूचक होता है कि अब हमारी मुख्य फसल को सिंचाई देनी चाहिए, यह सूचक जो है इसके द्वारा हमें यह सूचना मिलती है या प्रतीत होता है, पता चलता है कि हमारी जो मुख्य फसल है उसको सिंचाई चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता है। अगला जो है पादप घनत्व बढ़ाकर सिंचाई का निर्धारण। क्या? पादप घनत्व बढ़ाकर सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई निर्धारण की यह विधि उस बात पर आधारित है कि यदि पौधों का घनत्व ज्यादा हो तो उपलब्ध जल हास्य शीघ्र हो जाता है। क्या होता है? जो उपलब्ध जल होता है, जल का हास्य वो जल्दी हो जाता है। चूंकि यह एक सही सिंचाई निर्धारण की संज्ञा उस विधि को दी गई है जो सिंचाई की अवस्था का ज्ञान एवं पूर्व में दे दे। क्या कर दे? सिंचाई की अवस्था का ज्ञान, यानी सिंचाई की अवस्था का पता हमें पहले ही पता चल जाए। इस विधि में हम खेत के चारों कोनों पर पौधों की संख्या सामान्य से 4 गुनी कर लेते हैं। क्या करते हैं? इस विधि में हमारे जो पौधे हैं, पौधों की संख्या हम खेतों के चारों तरफ सामान्य अवस्था से 4 गुना ज्यादा कर लेते हैं। हमारे खेत के चारों कोनों पर पौधों की संख्या सामान्य से ज्यादा, और सिंचाई निर्धारण के लिए इस कोने पर पौधों का ध्यान देते हैं। जो कोने पे जहाँ पे जो सामान्य अवस्था है, सामान्य पौधे से 4 गुना अधिक पौधों को जहाँ पे हम लगाए रहेंगे, वहाँ पे उसका निर्धारण करते रहेंगे। इन कोनों पर पौधों को हम ध्यान देते रहेंगे। यदि कोने के पौधों में मुरझान के लक्षण स्पष्ट हो रहे हो तो हमें यह समझ लेना चाहिए या फिर निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि आने वाले 1-2 दिन में हमारी फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो हमने जाना सिंचाई क्या है,
सिंचाई जो है पानी का मृदा में कृत्रिम रूप से देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं, हमने इसके बारे में जाना। तो हमारी जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ जो कि हमारा एक नया टॉपिक होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।